सेहतनामा। दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वामी पवार से। इनसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने और आज की बातचीत का विषय है अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो सुनिए डॉक्टर स्वामी पवार से निम्मी मिश्रा की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। कहते हैं कि सांसों के तार से बंधी है जीवन की डोर। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उसी से चलती है ये शरीर रूपी मशीन। लगातार निश्चित गति से हम श्वास लेते हैं, पर बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, भाग दौड़ भरी जिंदगी और उसका तनाव और हमारे खान पान की आदतें जो गलत भी होती हैं, उनके चलते कभी कभी लगातार चलने वाली ये जो श्वास प्रणाली है, इसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज अपने इस सेहतनामा कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर स्वामी पवार को, जो कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हैं, यानी श्वास रोग विशेषज्ञ और एलर्जी स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर पवार, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज का हमारा विषय जो है कि अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो ये दोनों ही चीजें क्या श्वास की बीमारी ही हैं? हाँ, ये दोनों ही चीजें श्वास की बीमारी है और ये दोनों बीमारियों में आपको खांसी, सांस लेने में कठिनाई, ये सारे परेशानियों से जूझना पड़ता है। कैसे पता चलता है कि हमें कोई श्वास की तकलीफ है? क्योंकि आमतौर पर जब हम बहुत जल्दी में रहते हैं, भाग दौड़ करके काम करते हैं, तो भी हमारी सांस फूलने लगती है। नहीं, देखिए, आजकल ऐसे है कि बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से और बढ़ते हुए जो हमारा जो जीवन है इतना गतिमय हो गया है कि इसकी वजह से हमें फुर्सत नहीं है कि आप अपनी तरफ ध्यान दें। लेकिन जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, उन्हें ज़्यादातर देखा जाए तो खांसी जो हर समय रहती है या काफ़ी ज़्यादा समय से खांसी रहती है, और जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए भी उनको सांस की परेशानी होती है या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये जो सिम्टम्स रहते हैं या ये जो लक्षण रहते हैं, ये लक्षण अगर आप में है तो आपको ज़रूर जाके किसी डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए और इस बारे में आपको उसका निदान करना जरूरी है। हाँ, वैसे कहते हैं कि समय रहते उपचार से बीमारी को हम काबू में कर सकते हैं और समुचित इलाज से जड़ से हम बीमारी से निजात पा सकते हैं। सांस की बीमारियों में भी क्या ऐसा ही है कि हम ये जड़ से चली जाएंगी? सांस की काफी सारी बीमारियां जो है वो जड़ से निकल जाती है, लेकिन ब्रोंकाइटिस और अस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जिसे हम लोग बोलते हैं, ये बीमारियां जो है वो प्रोग्रेसिव या बढ़ने वाली बीमारियां है और ये बीमारियां कभी दूर नहीं होती, या जिसको हम लोग क्योर बोलते हैं, कभी क्योर नहीं होती है। ये बीमारियों को हम लोग निश्चित रूप से नियंत्रण में रख सकते हैं। आजकल काफी सारी दवाइयां भी है जो लेने से आप एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसका सबसे बड़ा कारण जो है पोल्यूशन तो है ही, और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि स्मोकिंग या धूम्रपान से संबंधित जो या तंबाकू से संबंधित आपकी जो आदतें हैं, इसकी वजह से आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं और उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनको भी श्वास के रोग होने की संभावना बनी? जरूर जरूर। सरकार ने भी यही कहा है कि जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे स्मोकिंग करना मना है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग या जो लोग स्मोक नहीं करते हैं लेकिन जो लोग स्मोक करते हैं, उनके स्मोक से वो प्रभावित हो जाते हैं आसपास वाले, तो उनसे ज्यादा उनको कठिनाई होती है। और अगर आप देखेंगे तो जो गर्भवती माताएं रहती है या छोटे बच्चे रहते हैं, उनमें ये काफी सारी चीजें देखने को आई है कि जो स्वस्थ बच्चा है या जिसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके आजू बाजू में अगर कोई स्मोक करता है तो उसे दमे की बीमारी लगने की या अस्थमा होने की जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा देखा जाता है आमतौर पर कि बिल्कुल छोटे जो बच्चे होते हैं
उनको भी अस्थमा की परेशानी शुरू हो जाती है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वो अपने माता पिता से उसको ग्रहण कर लेते हैं, या कोई ऐसी उनकी शारीरिक जो बनावट है उसमें कोई ऐसी संरचना में कोई गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से श्वास की बीमारी हो जाती है? देखिए, अगर देखा जाए तो 50% जो अस्थमा की बीमारियां है वो फैमिली से रिलेटेड है, मतलब कि जो आपके परिवार में किसी को जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हो सकती है। लेकिन मैंने जैसे अभी बोला कि अगर आप गर्भवती है और आप स्मोकिंग या स्मोक से रिलेटेड या पोल्यूशन से रिलेटेड आपको एक्सपोजर हो जाता है, तो आपके बच्चे में अस्थमा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है और उसे ये स्मोक से या पोल्यूशन से एक्सपोजर हो जाए तो उससे अस्थमा होने का जो चांस रहता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। परिवार से तो आप इस बीमारी को लेते ही हैं, पर अगर इसमें भी प्रिकॉशन रखें, अगर गर्भवती महिलाएं इससे दूर रहें तो वो अपने बच्चे को इस बीमारी से दूर रख सकती है। तो वैसे भी कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ध्यान तो रखना ही चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके लक्षण जब पता चलते हैं, हम डॉक्टर के पास गए तो जो शहरों में लोग रहते हैं उन्हें ये बीमारी ज्यादा असर करती है, पर आमतौर पर यह भी देखा गया है कि गांव में जो शुद्ध पर्यावरण रहता है उनमें भी ये बीमारी उभर कर आती है, अस्थमा और ये ब्रोंकाइटिस। नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण जो है, जैसे कि अभी जो गांव जो है, गांव में जैसे हमारे खेती से संबंधित जो काम होते हैं उसमें जो जिसको हम लोग एलर्जन बोलते हैं या जो कण जो हवा में फैलते हैं, वो उससे भी काफ़ी सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं, उससे भी दमा हो सकता है। और अगर देखा जाए तो आजकल ये एक कहते हैं कि शहर में ज़्यादा अस्थमा है, लेकिन भारत में जितने लोग शहर में अस्थमा से प्रभावित है उससे कई ज़्यादा लोग गांवों में प्रभावित है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो है इतनी सारी अवेयरनेस नहीं है, इतने सारे संसाधन नहीं है कि वो इसका आगे इन्वेस्टिगेशन कर सके या इसका निदान कर सके। लेकिन ये देखा गया है कि भारत में ग्रामीण इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी से लोग प्रभावित हैं। अरे, ये बीमारी की बात चलते चलते और जन जागृति की हमने बात की, तो अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, पर हमारे जो श्रोता अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके मनोरंजन के लिए, और आप भी हमारे स्टूडियो में आए हैं तो आपकी पसंद के अगर गाने सुनते जाएं बीच बीच में तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपकी पसंद का कोई गाना बताएं डॉक्टर। रोजा फिल्म का दिल है छोटा सा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा।
छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। डॉक्टर पवार, हम बात कर रहे थे कि गांव में जन जागृति नहीं है इस रोग विशेष को लेकर। तो अभी हमारे जो श्रोता हैं वो दूर दराज के गांवों में फैले हुए हैं, विविध भारती के श्रोता छोटे छोटे गांव में। तो जागृति के लिए आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इससे कैसे बचें, या अगर ये बीमारी आपको हो गई है तो अपनी जगह पे रहते हुए किससे सलाह लें, क्या करें? सबसे पहली बात तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये बीमारी ना हो इसलिए मैं कुछ नुस्खे देना चाहता हूँ, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों से जितना दूर रख सके अपने को और अपने घर वालों को, तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ें ऐसी है कि जो आसपास में खेती बाड़ी के काम चालू हो तो आप अपने नाक और कान को जितना ढक सकते हैं उतना ढक ले, ताकि वो जो प्रदूषित हवा है वो उससे आपका बचाव हो सके। तीसरी बात, अगर ये सारी चीजें करने के बावजूद अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं या इस बीमारी से आप पहले से प्रभावित है, तो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में, जिसको हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, वो हर गांव में मौजूद है। वहां पे जो प्रशिक्षित डॉक्टर है जिसे कि इस बीमारी के बारे में जानकारी है, उससे सलाह कर ले। और आजकल छोटे से छोटे गांव में भी जो ये स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, वहां पे अस्थमा की सारी ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है, तो उसका जरूर फायदा उठाए। और जैसे कि आपने कहा, पहले से जो भी खेती बाड़ी का काम करते हैं उसमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर होता क्या है कि जो खेतीहर मजदूर हैं या जिनके पास खेत हैं वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमें क्या क्या अपनी तरफ। तो आपने जैसे कहा कि मुंह, नाक और कान को ढक लें जब भी कोई आप खेती का काम कर रहे हैं, या तो खाद डाल रहे हैं या कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं या कटाई हो रही है या अनाज निकाला जा रहा है अलग, तो उन सब में बहुत प्रदूषित हो जाता है आसपास का हवा में जो छोटे छोटे कण हैं उसके साथ साथ ये उठ के। तो हमारे श्रोता, आप सुन रहे होंगे कार्यक्रम और आप इस बात पर जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई भी काम करते समय आप जो डॉक्टर साहब ने बताया है उसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब बात आ गई कि जैसे किसी को कोई भी बीमारी होती है, पर आज हम क्योंकि श्वास की बीमारी की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर रोजमर्रा का जीवन चलता रहता है, पर किसी खास समय में ये बीमारी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, यानी इसका प्रकोप बढ़ जाता है, इसको अटैक भी कहते हैं। तो उसके पीछे क्या थ्योरी है, वो ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, और कौन सा विशेष मौसम या कौन सी विशेष परिस्थिति होती है जिसमें ये बीमारी अपना उग्र रूप धारण कर लेती है? जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ठंडी के महीनों में अस्थमा सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, या आपने जैसे कहा रौद्र रूप धारण करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ठंडी के महीनों में एक विशिष्ट तरह के वायरसेस जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। ठंडी या जब मौसम बदलता है? मौसम बदलता है तो ये तो होता ही है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर साल के सारे मौसम देखे जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित या पीड़ित हो जाते हैं अस्थमा के जो पेशेंट है या दमे के जो पेशेंट है वो ठंडी में होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे जो त्योहार है वो ठंडी के सीजन में आते हैं, और उसमें पॉल्यूशन, जैसे कि अभी फटाके फूटेंगे, दिवाली आ रही है। इसी बात पे आ रही थी कि अभी जो है जब फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, त्योहारों का मौसम होता है, तो पहले तो पटाखे दिवाली पर छोड़े जाते थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल पटाखे घर में बच्चे और बड़े भी हमेशा रखते हैं कि कोई भी मौका हुआ और झट से पटाखे चला दिए, तो वो इस श्वास की बीमारी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जरूर। देखिए, जैसे कि ये जो पटाखे हैं जब भी फूटते हैं तो विशिष्ट तरह के केमिकल उसमें जलते हैं, और वो केमिकल का धुआं जो है वो चारों तरफ फैल जाता है। और बच्चे, स्पेशली बच्चे, आम लोग जो इसमें जो सांस लेते हैं तो उनके फेफड़े के लिए वो हानिकारक है ही। जो नॉर्मल आदमी है या जो पूरी तरह से नॉर्मल है उनके लिए तो ये परेशानी पैदा कर सकता ही है, लेकिन जो अस्थमैटिक है या दमे के जो मरीज है उनके लिए तो ये
वार्निंग सिग्नल रहता है। और आपने ये सही कहा कि जैसे कि ठंडी के सीजन में और ये फेस्टिवल सीजन में अगर ये फटाके जलते हैं तो अस्थमा के मरीजों को काफी परेशानी होती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसमें सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि जिस वक्त फटाके जलाने का मैक्सिमम समय, जैसे ज्यादा से ज्यादा फटाके जलाए जाते हैं ये शाम में जलाए जाते हैं, मतलब अंधेरा जैसे शुरू होता है, तो उस वक्त बाहर टहलना या घर से बाहर निकलना अवॉइड करें, वो सबसे अच्छा रहेगा। और अगर बाहर निकलना पड़े भी तो हो सके तो जहां पे फटाके ज्यादा फोड़े जा रहे हैं वो एरियाज आप अवॉइड करें। और दूसरी बात, आप अपने नाक, कान और मुंह को ढक के चले ताकि वो जो स्मोक है वो पूरी तरह से आपके फेफड़े में पहुंच ना सके, मतलब छन के जाए हवा, छन के जाए। या आजकल तो मास्क भी अवेलेबल है, उसके लिए काफी सारे मार्केट में मास्क अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो इस रोग से पीड़ित होते हैं, तो जैसा कि आपने कहा जब ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं तो वो अपने खिड़कियां बंद करके घरों में रहें, ज्यादा घूमे नहीं, तो बहुत सारे लोग एसी चलाकर बैठते हैं। तो क्या जो एयर कंडीशन रूम होता है उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है इस सांस के रोग पर? ठंडी जो हवा रहती है, ठंडी हवा से अस्थमा को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, या अस्थमा का रौद्र रूप धारण करने का एक कारण ठंडी हवा भी है। तो जो एसी में बैठते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं कि आगे चल के, या अस्थमा जिनको है उनका अस्थमा रौद्र रूप धारण कर सकता है, या फिर आगे चल के आपको अस्थमा हो सकता है। इसका कारण, एक कारण यह भी है कि जो एसी की जो हवा होती है वो रिसर्कुलेटेड हवा होती है, मतलब कि जो अपने घूमती रहती है उसी कमरे में, तो आपको फ्रेश एयर नहीं मिलती है। तो जो फ्रेश एयर नहीं होती है तो वो एयर में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा जीवाणु बढ़ने के चांसेस रहते हैं। आजकल सारे जो एसी के जो मैन्युफैक्चरर है वो कहते हैं कि हमारी एयर सबसे फ्रेश है, लेकिन जो फिल्टर्स है वो अगर ठीक से साफ ना रखे जाए तो जो आपकी एसी के थ्रू जो हवा आ रही है वो काफी प्रदूषित हो सकती है। अच्छा, आजकल तो क्या है कि खास तौर से अगर हम शहरों की मेट्रोज की बात करें तो ज्यादातर ऑफिसेज जो होते हैं वो एयर कंडीशनड ही होते हैं और लोगों को उसमें काम करना पड़ता है, पूरे पूरे दिन वो उसमें काम करते रहते हैं, 10-10 घंटे, 12 घंटे, और फिर वो बाहर आते हैं। तो ये भी हमारी जो श्वास प्रणाली है उसको प्रभावित करता है। देखा जाए तो एक तरह से अगर आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठते हैं या ठंडे एनवायरनमेंट में बैठते हैं जो कि जहाँ की आपको फ्रेश एयर नहीं मिलती है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है या एक प्रभाव, आपके फेफड़े के ऊपर प्रभाव डालने वाला फैक्टर है जो कि आगे चल के आपको तकलीफ दे सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के बतौर? प्रिवेंशन के बतौर देखिए, ऑफिस में काम करना तो आप बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके ऑफिस का टेम्परेचर जो है वो आप एम्बिएंट रखें, मतलब ज्यादा ठंडा ना रखें। हाँ, मतलब जो शरीर को अच्छा लगे, बस जो तापमान से आपके शरीर को सूट हो जाए वही तापमान रखें। और दूसरी बात, आपके ऑफिस के जो एयर कंडीशन सिस्टम्स है उसको रेगुलरली क्लीन अप होना चाहिए, उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, उसके जो फिल्टर्स है वो साफ होने चाहिए, इसके बारे में आप ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी ऑफिस में यूटेंसिल्स है या जो भी सामान है ऑफिस का, उसकी काफी अच्छी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो जो रिसर्कुलेटेड या एयर कंडीशन ऑफिस रहते हैं वहां पे डस्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उनकी साफ सफाई और रखरखाव करना बहुत जरूरी है। वैसे आमतौर पर समझा ये जाता है कि ये तो एयर कंडीशन ऑफिस है, यहाँ पे धूल और गंदगी का क्या काम, पर उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हमारे कार्यक्रम को सुरीला बनाने के लिए आपकी पसंद का गाना बहुत जरूरी है। कौन सा गाना आपको पसंद है? मैं बचना है हसीनों फिल्म का सुनना चाहूँ। Yeah, you better run for cover.
बचना ऐ हसीनों, तो मैं आ गया। ये बचना ऐ हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ऐ हसीनों, लो मैं आ गया। बचना ऐ हसीनों, लो मैं आ गया। तुझको ज़माने के आगे मैं छोड़ूंगा न छोड़ूंगा, आगे चुराएगी भी तो मिलाऊंगा। जा के बहाने बनाएगी देखूंगा, फिर फेंकूंगा, छोटे मोटे वादे सुना के फंसाऊंगा। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बात चल रही है श्वास के रोगों के बारे में और अभी तक हमने काफ़ी बातचीत कर ली है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ ख़ास तौर से कि ये रोग महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में कोई भेद रखता है कि सबको बराबरी से असर डालता है, इसका दुष्प्रभाव होता है? देखा जाए तो अगर आप बचपन के दिनों की बातें करें तो ज़्यादा पुरुष या ज़्यादा मेल्स महिलाओं से ज़्यादा पीड़ित होते हैं बचपन के। जैसे कि हम बोलते हैं 18 साल की उम्र तक ज़्यादा पुरुष पीड़ित रहते हैं इस बीमारी से या दमे की बीमारी से। लेकिन अगर आप 18 से आगे देखें तो अस्थमा की जो बीमारी है ये महिलाओं में ज़्यादा देखी गई है। महिलाओं में ज्यादा होती है? महिलाओं में ज्यादा देखी गई है। उसके कारण? उसके कारण दो है कि जो महिलाएं रहती है उनका जो हार्मोनल या जो हमें संप्रेरक जो रहते हैं शरीर में उसका जो प्रभाव रहता है वो एक रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं हम लोग, ये बीमारी अगर देखी जाए तो पुरुषों में ज्यादा है। अच्छा, और अस्थमा महिलाओं में ज्यादा? अस्थमा महिलाओं में ज्यादा है। अच्छा, मैं अभी तक इतनी बातचीत के बाद भी बहुत अच्छी तरह समझ नहीं पाई हूं कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में बारीक सा क्या भेद है? दोनों ही श्वास की बीमारी है और फेफड़ों पर असर करती हैं। देखिए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो स्मोकिंग, पोल्यूशन इसकी वजह से होता है और ये जो बीमारी है वो आगे बढ़ती रहती है। और इस बीमारी में जो दम लगता है वो प्रोग्रेसिव या बढ़ने वाला दम रहता है। मतलब ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ये आगे चल के अगर केयर ना की जाए तो अस्थमा में बदल सकता है। अस्थमा में बदल सकता है और आपको काफी सारे बाकी के मतलब जिसको हम बोलते हैं हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर असर डाल सकता है या आपके मसल्स के ऊपर असर डाल सकता है या आपके बाकी सारी जो शरीरों के सिस्टम्स है उसके ऊपर भी असर डाल सकता है। मतलब ये सब सिस्टम को वीक कर देता है एक तरह से और बीमारियों को आमंत्रित करता है। तो इसलिए समय रहते इसका इलाज, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या होता है जब किसी को पता चलता है कि उसको ये श्वास की बीमारी हो गई है तो वो एकदम चिंता में पड़ जाता है और सोचता है कि आम जो जीवन जीते हैं लोग सब सामान्य, वैसा उसका जीवन नहीं रहा, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर यंग एज में ये हो जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है हम ये भी नहीं कर सकते। अगर कोई खिलाड़ी है तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम अपने इसको कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। या कुछ जैसा कि मैंने कहा कि जो हमेशा एसी में काम करते हैं उनको भी ऐसा भय हो जाता है जब ये पता चलता है कि उन्हें श्वास की बीमारी हो गई है। तो इस बारे में आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, ये जो इसको हम लोग मिथ्स बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको श्वास की बीमारी है तो आप खिलाड़ी नहीं बन सकते। काफ़ी सारे गोल्ड मेडल विनिंग खिलाड़ी हैं जो कि अस्थमा से पीड़ित थे। अगर देखा जाए तो क्रिकेट हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इयन बॉथम जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे वो अस्थमा से पीड़ित थे। अच्छा? और हर मैच के पहले उन्हें अपना इन्हेलर लेना ज़रूरी पड़ता था। लेकिन आप देखेंगे तो उन्होंने
कितने विश्व कीर्तिमान कायम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अस्थमा है तो आप खेल नहीं सकते हैं। अगर आप अस्थमा की पूरी तरह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो आप एक आम जिंदगी जी सकते हैं। और आजकल अगर देखा जाए तो इतना सारा रिसर्च हो रहा है, इतने सारे नई दवाइयाँ आ रही है मार्केट में कि अस्थमा का जो मरीज है उसकी सीवियरिटी या उसका जो प्रकोप जो है इसका बीमारी का कितना भी बड़ा होने दीजिए, या उसकी जो सीवियरिटी है वो कितनी भी होने दीजिए, आप दवाई अगर लेते हैं तो आप एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं बिना किसी अस्थमा के सिम्टम्स के। अच्छा, आपने इनहेलर की बात की, तो ये जो इनहेलर है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कैसे इनहेलर की प्रैक्टिस कराएं, अगर, क्योंकि बच्चों में भी ये बीमारी होती है। और ये कई बार हमने सुना है, आसपास आपने देखा है कि लोग कहते हैं कि अच्छा वो उसको अस्थमा है, वो इनहेलर लेता है, यानी उसका रोग बहुत बढ़ गया है। अब तो लोग आसपास में इस तरह की बातें करके डराते हैं। तो आप इस बात को भी हमारे श्रोताओं तक बिल्कुल साफ तौर पे बताएं कि इनहेलर लेना कितना इस बीमारी में अच्छा होता है और इसको लेने से किसी तरह की घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इनहेलर ही इस बीमारी का इलाज है, क्योंकि आपको फेफड़े की बीमारी है तो दवा गोली लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप जो दवा ले रहे हैं वो फेफड़े में ही ले लें। इनहेलर का काम है वो दवाई फेफड़े में भेजता है। हाँ, जो गोली हम खाते हैं वो पहले शरीर में जाती है, फिर फेफड़े में जाती है। अच्छा। तो इनहेलर जो है वो सबसे सेफ रहता है, क्योंकि वो सिर्फ फेफड़े पे ही काम करेगा और उसका कोई अंश जो है वो ना किसी शरीर के किसी भी दूसरे अवयव पर असर डाल सकता है। हाँ, मतलब जैसे साइड इफेक्ट्स कहते हैं। बिल्कुल, उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो सबसे कम है, नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन सबसे कम है और वो सेफेस्ट है। दूसरी बात रही कि बच्चों में ये यूज कर सकते हैं कि नहीं, बूढ़ों में ये यूज कर सकते नहीं, किसी दूसरी तरह की बीमारी अगर किसी को है तो उस बीमारी में ये यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो उसका उत्तर यही रहेगा कि ये कंप्लीटली सेफ है। ये एक दिन का जो नया बच्चा पैदा होता है किसी भी आयु के इंसान के लिए कंप्लीटली सेफ है। अगर आप इनहेलर यूज कर रहे हैं तो आपको जो दवा की जरूरत है या टैबलेट्स लेने की जरूरत पड़ सकती है वो काफी कम हो जाती है। और रही बात बच्चों में इनहेलर्स यूज करने की, तो हमने यह भी देखा है कि जो बच्चे इनहेलर यूज करते हैं वो अस्थमा से बाहर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अच्छा, मतलब उनका अस्थमा ठीक भी हो सकता है। और जो बच्चे इनहेलर यूज नहीं करते या इस बीमारी का इलाज ठीक से नहीं करते हैं उनमें यह बीमारी रौद्र रूप धारण करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक बार बारी आ गई है आपकी पसंद के गाने की। आपकी पसंद का गाना हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम श्रोताओं की पसंद के गाने सुनवाते हैं तो ये गाने उनको बहुत पसंद आते हैं।
आपसे जानना चाहती हूँ इस रोग के बारे में कि जैसा कि आपने कहा अगर इस रोग का ठीक से हम इलाज ना करें तो दूसरे रोग भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कोई अगर दूसरे किसी रोग से पहले से पीड़ित है तो क्या उसको ये श्वास रोग होने के चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, अगर आप किसी दूसरे रोग से पीड़ित है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको श्वास की बीमारी हो जाएगी, लेकिन अगर आप जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं या किसी प्रदूषित इलाके में है तो आपको हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी आयु के या किसी भी आयु में आपको अस्थमा की बीमारी जो है वो हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर 60 साल के हैं तो आपको अस्थमा नहीं हो सकता है, आप 50 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, ये जिसे हम लोग बोलते हैं लेट ऑनसेट अस्थमा, यानी कि ये जो बीमारी है ये लेट चालू हो जाती है। अच्छा। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसके जो इलाज है और इसके इलाज के जो तरीके हैं वो इतने सेफ है, इतने साइंटिफिक है, कारगर हैं एकदम। और कारगर भी है कि, और जैसे मैंने बोला कि ये जो तरीके हैं वो सिर्फ फेफड़े में ही दवाई देते हैं, मतलब जहां पे आपका रोग है वहीं पे दवा का असर होता है, तो बाकी आपके जो रोग है उसके ऊपर ये जो दवाइयाँ है वो उसके दुष्परिणाम बिल्कुल नहीं होते हैं। और इनफैक्ट आप अगर वो दूसरी बीमारियों की दवाई ले रहे हैं उसके साथ तो वो कंप्लीटली सेफ हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और, हमारी जो खान पान की आजकल आदतें हैं वो भी बदलती जा रही हैं समय के साथ। जिस तरह से जिंदगी दौड़ रही है तो खान पान की आदतें भी बहुत बदल गई हैं, और जो हम खाते हैं वो कितना शुद्ध है ये भी हम नहीं जानते। उसमें किस तरह की खाद का प्रयोग होता है, कैसे पेस्टिसाइड होते हैं, और जो शुद्ध चीजें हैं वो नहीं मिल रही। तो जो खान पान की आदतें हैं हमारी, वो कैसे इस रोग को बढ़ाने में मदद करती है, या हमें कैसा खान पान रखना चाहिए जिससे कि हम इस श्वास रोग से बच सकें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो हमारी जो आदतें बदल रही है और हम लोग जितना ज़्यादा पैकेज्ड फूड खाते हैं और पैकेज फूड में जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको अस्थमा लेटर लाइफ में हो सकता है। क्योंकि ये जो प्रिजर्वेटिव है इसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है और एलर्जी तब्दील हो सकती है अस्थमा में। तो आपको ये जितने प्रिजर्वेटिव लाडन फूड है, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। मतलब जो शुद्ध रूप में, ताजे रूप में जो फल, सब्जियां, दाल, चावल, सब्जी जो मिलते हैं, रोज पका हुआ फ्रेश खाना अगर हम जिस वक्त खाना है उससे कुछ देर पहले पकाएं और खाएं, और फ्रिज में नहीं रखें। फ्रिज में रखा हुआ भी नुकसान करता है। देखिए, फ्रिज में रखा हुआ से ज्यादा जो ठंडी चीजें रहती है, अगर आप ठंडी चीजें खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान दे सकती है। लेकिन फ्रिज का खाना अगर आप बाहर निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे लाके 2-3 घंटे है, लेकिन यह जरूर देखा गया है जो अस्थमा के मरीज रहते हैं और स्पेशली वो प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाते हैं, उसकी वजह से उनका अस्थमा जो है वो रौद्र रूप धारण कर सकता है। अच्छा, जो ये प्रिजर्वेटिव हैं, इनसे बचने के लिए अगर यही आदत डालें कि हम ताज़ा भोजन करें, अच्छा कोई खास फल इसमें नुकसान करते हैं? देखिए, ये मिथ है कि कई फल खाने से आपको अस्थमा या कफ हो सकता है। इसीलिए मैंने पूछा कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, अमरूद खा लो तो हमारा अस्थमा बढ़ जाता है, और अगर हम केला खा लेते हैं तो हमारा गला बिल्कुल बंद। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो उनकी इस गलत फहमी को, इस मिथ को दूर करने के लिए ये सवाल मैंने आपसे किया। जरूर। देखिए, ये गलत फहमी है कि किसी फल की वजह से आपका अस्थमा बढ़ सकता है। हाँ, यह बात जरूर है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक फल से आपको एलर्जी है तो वो फल आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। तो ये कैसे पता चले कि अस्थमा के लिए ये फल जो है ये एलर्जी है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिसको पेशेंट जो रहता है या इसका जो मरीज रहता है उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत जरूरी मतलब उसका अपना अनुभव काम आता है। जरूर कि मतलब अगर हमने ये फल खाया तो हमें ये तकलीफ होती है। शारीरिक बनावट पर भी निर्भर करता है। क्योंकि बहुत से आमतौर पर जब भी हम डॉक्टर से पूछते हैं कि फल जो है, कहा जाता है कि दिन डूबने से पहले खा लेने चाहिए, रात में ज्यादा फल नहीं खाने चाहिए, तो इसका अस्थमा से भी संबंध है? बिल्कुल नहीं, आप फल कभी भी खा सकते हैं। जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है ये आप कभी भी खा सकते हैं, और ये फल, सब्जियां, इनसे आपको कभी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। हाँ, खास तौर से अस्थमा में या ब्रोंकाइटिस में कोई बिल्कुल नहीं। हाँ, पर जब अपने शरीर के हिसाब से अगर आपको कोई चीज नुकसान दे रही है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। अच्छा, एलर्जी से अस्थमा ही हो सकता है कि और जो बीमारियां हैं हमारी वो भी अपनी भीषण रूप धारण कर लेती हैं? देखिए, एलर्जी से अस्थमा ये एक उसका परिणाम है,
एलर्जी से आपके स्किन पे भी एलर्जी आ सकती है, जिसको हम लोग डर्माटाइटिस, एटोपिक डर्माटाइटिस बोलते हैं, जिसमें स्किन में लाल रंग के छाले पड़ सकते हैं, खुजली हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एलर्जी आप अगर उसको ट्रीट ना करें और ऐसे ही रखें तो ये आगे चल के आपको तकलीफ दे सकती है। स्पेशली अगर आप एलर्जिक जोन में जाते हैं या आपको किसी वक्त बहुत बड़ा अटैक आता है तो ये जानलेवा हो सकता है, जिसको हम लोग एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो इसलिए एलर्जी है, उसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको किस चीज की एलर्जी है तो इसके लिए क्या करें, पूरा टेस्ट करवाएं? नहीं, एलर्जी टेस्ट अभी अवेलेबल है भारत में, कई जगह पर एलर्जी टेस्ट होते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है कि आप स्पेसिफिक किस चीज के लिए एलर्जिक है इसकी टेस्टिंग करें। अगर आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे जो स्पेशलिस्ट है और उनको आपकी हिस्ट्री, मतलब आपका इतिहास और आपके रहन सहन के बारे में बता देंगे तो वो आपकी जो एलर्जी है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस हिसाब से आपको उस बारे में सलाह देंगे। अच्छा, एक बात और, जो हमारा रहन सहन है, बहुत से लोग हैं जो सफाई का, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, उनके कमरे में शुद्ध हवा आ रही है या नहीं, या सोना कैसा चाहिए, सब चीज एकदम सफाई, तो वो भी प्रभावित करता है अस्थमा को। जो लोग साफ तरीके, अस्थमा उससे बढ़ जाता है? जरूर, उससे अस्थमा बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बोला कि जो हम लोग जब ऑफिस के बारे में बात कर रहे थे तो डस्ट जो रहती है, मतलब कि अगर आपने आपके आजू बाजू का परिसर जो है वो अगर आप साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो अस्थमा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, जैसे हरियाली का शौक होता है बहुत से लोगों को और ज़रूरत भी है हरियाली की, क्योंकि प्रकृति के जितना करीब रहेंगे, तो बहुत से लोगों को उस हरियाली से या उस फूलों से या किसी खास सुगंध से भी इस अस्थमा में और ब्रोंकाइटिस में तकलीफ हो जाती है? जरूर, जैसे कि हम लोग जिसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं वो सबसे बड़ा कारण है अस्थमा होने का। जैसे पोलन्स रहते हैं जिसको हम लोग परागकण बोलते हैं, परागकण, इससे भी अस्थमा हो जाता है, बढ़ता है। तो ये सारी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए अगर आपको अस्थमा है तो। और अगर ब्रोंकाइटिस है? ब्रोंकाइटिस है तो भी आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ब्रोंकाइटिस की शिकायतें भी इन अवस्थाओं में बढ़ जाती है। हाँ, किसी खास सुगंध से या बहुत तेज परफ्यूम से या किसी खास फूल से भी ये बढ़ जाता है। जहां तक बढ़ने का सवाल है, मैंने पहले भी आपसे पूछा कि इसका अटैक जैसा होता है, बिल्कुल उग्र रूप धारण कर लेती बीमारी और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये अटैक क्यों आता है और इसका कितना अंतराल होता है? ये खास अलग अलग रोगियों में अलग अलग तरीके से होता है? देखिए, अटैक आपको आता है, इसका मतलब आपका अस्थमा कंट्रोल में नहीं है, उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने सही तरीके से नहीं ली है, इसीलिए अस्थमा का अटैक आता है। अगर देखा जाए तो अस्थमा का जो अटैक है वो सबसे ज्यादा सुबह के वक्त आता है। सुबह 4 बजे से 7 बजे के वक्त में अस्थमा आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? ये इस वजह से है कि सुबह की हवा जैसी जैसी ठंडी हो जाती है वैसे वैसे अस्थमा का अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ठंडी हवा जो है, हाँ, ठंड का मौसम, ठंडी हवा ये अस्थमा के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इसी वजह से सुबह के वक्त हो सकता है। ऐसे वक्त भी हो सकता है जैसे आपने अभी बोला कि आप किसी परागकण के भरे माहौल में या बाहर किसी आउटडोर में जाते हैं और वहां पे बहुत ज़्यादा फल फूल है तो वहाँ पे भी आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है। जैसे आपने कहा कि अगर आप कोई स्पेसिफिक परफ्यूम मारते हैं और उससे आपको एलर्जी है तो अस्थमा का अटैक आ सकता है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं अस्थमा की या अस्थमा के लिए आप इनहेलर्स या और कई सारी मतलब पूरी तैयारी है आपकी रोग से लड़ने की है, तो अगर आप खुशबू सूंघते हैं तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होती। अगर आप परागकण से संपर्क में आते हैं तो भी आपको तकलीफ नहीं होती है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि अस्थमा की जो आज के ज़माने की जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, जिसके साथ आप एक आम आदमी की तरह रह सकते हैं। हाँ, मतलब कोई अलग से नहीं कि अस्थमा का मरीज है इसको ये नहीं करना, ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं। वो खेल सकता है, कूद सकता है, जिस परफ्यूम से उसको तकलीफ होती थी वो परफ्यूम इस्तेमाल कर सकता है, इससे सारी चीजें कर सकता है। क्योंकि पहले कहा करते थे कि ये जो दमा है वो दम निकलने के साथ ही जाता है, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो जमाना गया जब हम लोग सुनते थे हिंदी फिल्मों में कि सोनू की माँ वो जमाना गया। अभी जो है वो सोनू की माँ अगर उसका ट्रीटमेंट करेगी तो पूरी तरह से
ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। और हमारे जो इतने सुनने वाले हैं और अगर जो इस रोग से पीड़ित हैं उन्हें भी बहुत राहत मिलेगी। और अगर कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बराबर ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है तो वो कोशिश करेंगे कि आगे अच्छा एडवांस ट्रीटमेंट वो लें, जिससे कि वो रोग से पूरी तरह मुक्त रह पाए और एक आम आदमी का जीवन व्यतीत कर पाए। आपसे बातें होती जा रही हैं, उसी कड़ी में आपकी पसंद का गाना एक और हो जाए। मैं चक दे फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, चक दे इंडिया। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में तीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में। भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। हर काम करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा मानसिक एक दबाव रहता है सही समय पर पहुंचने का, जो उनके काम का टारगेट है उसका, और परिवार का, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के भविष्य का। तो ये जो मानसिक दबाव है वो भी श्वास की बीमारी के लिए घातक है क्या? बहुत ज़्यादा। मानसिक तनाव जो है, ये देखा गया है, मानसिक तनाव की वजह से कई सारे मरीजों को या कई सारे मरीजों में मानसिक तनाव यही अस्थमा का एकमात्र कारण रहता है। उन्हें किसी भी चीज की एलर्जी नहीं रहती है, कोई दूसरी बीमारी नहीं रहती। क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कोई बुरी आदत नहीं है, सिगरेट ये नहीं पीता, तंबाकू ये नहीं खाता, ड्रिंक ये नहीं करता, फिर भी इसको अस्थमा हो गया। वही मानसिक तनाव जो है उसकी वजह से भी ये अस्थमा जो है हो सकता है। और ये सबसे एक हम लोग बोलते हैं कि अगर शहरों में या गाँव में देखा जाए तो मानसिक तनाव ये एक नया कारण उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। ये जो एक नया कारण दिख रहा है कि जिसकी वजह से अस्थमा हो भी सकता है, और जो अस्थमा के मरीज है उनका अस्थमा बढ़ भी सकता है। तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए मानसिक शांति के लिए? कुछ मेडिटेशन? यस, मानसिक तनाव के लिए अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप जैसे कि योगा है, जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, एक बात मैं बीच में मुझे आपकी बात करते करते याद आ गई, जो प्राणायाम होता है वो श्वास के रोगों के लिए अच्छा होता है? सबसे बेहतर उपाय है वो। अगर आप प्राणायाम करते हैं सही तरीके से तो आपको जितना फायदा मिलेगा वो दवा के बराबर का होगा। मतलब जितना दवाई से फायदा मिलेगा उतना ही फायदा आपको प्राणायाम से मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई बंद करें। दवाई और प्राणायाम दोनों साथ में चालू रखिए। आपकी जो श्वसन की जो संबंधित पीड़ाएं हैं वो काफी
कम हो जाती है। पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे मिथ्स थे कि अगर किसी को अस्थमा हो गया है तो इसमें ये मिला के ये खा लो, पुराने जो घरेलू उपाय होते हैं इस तरह के, और बहुत सी ऐसी जो समानांतर चल रही हैं रोग मुक्त होने की प्रक्रिया है या डॉक्टर हैं इस तरह के, वो भी तरह तरह की बातें बताते हैं। तो उस बारे में जो अस्थमा का रोगी है उसको सतर्क रहना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, या फिर जो डॉक्टर हैं जो उनको बताते हैं कि आप ये इनहेलर लीजिए या ये दवा खाइए, इन बातों से दूर रहिए, तो उसका प्रभाव भी होता है इस पर? देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो जिसको हम लोग पैरेलल मेडिसिन बोलते हैं, इसमें जो नुस्खे हैं वो ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो इनहेलर्स है वो मरीज को छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अस्थमा की जो बीमारी है वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। और आजकल पूरे दुनिया में जो रिसर्च चल रहा है वो यही बोलता है कि ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, ये कंट्रोल में रख सकती है। पर अगर आप इस पैरेलल उसमें जाते हैं तो साथ साथ अपनी जो दवाएं चल रही हैं, इनहेलर चल रहे हैं, उन्हें बंद ना करें, जरूर चालू रखिए। हाँ, क्योंकि प्राणायाम से ऐसा लगता है कि जो फेफड़ों में हवा भरती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसकी गति जो है, जो उसकी जितनी जरूरत है वो सामान्य होती जाती है। इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। सामान्य नहीं हो जाती है, लेकिन उसको बढ़ा जरूर सकते हैं। और जो आपकी ताकत है फेफड़े की, आपकी श्वसन लेने की जो ताकत है वो जरूर बढ़ा देते हैं। और कोई इस तरह के आप उपाय हमारे श्रोताओं को बताएं कि जिससे श्वास की जो बीमारी है उसके प्रकोप को थोड़ा कम किया जा सके। सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस इस बीमारी में जो है वो है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते रहे, जैसे आपने बोला प्राणायाम, और एक जैसे कि 30 to 40 मिनट्स चलना, वॉकिंग। पर उसमें सांस फूलेगी जिसको सांस की बीमारी है? अगर आप दवाई ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, कहीं पे भी जाके दवा लेके आप वॉकिंग जरूर करें। जैसे मैंने आपको पहले भी इसका उदाहरण दिया था कि इयान बोथम जो है वो हर क्रिकेट मैच के पहले, हर समय ग्राउंड पे जाने से पहले वो दवा लेते थे और पूरी तरह से स्वस्थ खेलते थे, विश्व कीर्तिमान स्थापित करने तक खेलते थे। जी हाँ। तो इससे यही साबित होता है कि अगर आप दवाइयाँ ठीक से ले रहे हैं तो आप आपके जीवन का पूरा आनंद उठा सकते हैं। मतलब जो हमारी जीवनचर्या है वो ऐसी होनी चाहिए, और दवाएं ऐसी जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब की हैं, डॉक्टर ने जो बताया है उनको लेते रहें तो हम व्यायाम भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है। हाँ, और जो किसी मन में, जैसे मैंने आपको कहा ना कि किसी को पता चल जाता है तो भय हो जाता है, अच्छा उसको अस्थमा है, उसको खांसी है, तो ये कहीं मन में लोगों के ये भय रहता है कि कहीं ये छूत का रोग तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस छूने से या किसी के साथ रहने से बिल्कुल नहीं फैलता है। हाँ, लेकिन अगर आपके आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसे जरूर रोकने के लिए बता दीजिए, क्योंकि वो उस बीमारी को फैला सकता है। और रोग पे अगर वो नियंत्रण रख रहा है, बराबर दवा ले रहा है, तो बिल्कुल नहीं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो हमारे बहुत सारे सुनने वाले हैं वो इस वक्त जो मन में भय रखे होंगे कि अस्थमा के रोगी के पास अगर हम जाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे या उसके संपर्क में ज्यादा रहेंगे तो हमें ये रोग होने का खतरा बना रहेगा, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो जीवनचर्या है, रहन सहन है, वही इस रोग से दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो अब आपकी पसंद का गाना हम सुन लें एक और। जोधा अकबर फिल्म में कृष्णा का जो भजन है वो मैं सुनना। आपकी पसंद बहुत अच्छी है डॉक्टर। सुनो ना, तुम बिन पाऊं कैसे जीऊं, तरसू तुम्हीं को दिन छोड़ के अपने काशी मथुरा, छोड़ के अपने काशी मथुरा।
डॉक्टर स्वामी पवार, इतनी सारी बातें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के बारे में आपसे पूछ ली मैंने, पर फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि और भी जानकारी ले लें अपने श्रोताओं के लिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आमतौर से मौसम बदलने पर या किसी भी वजह से बहुत खांसी जुकाम हो जाता है, कफ बढ़ जाता है, तो उसको अस्थमा समझ लेना चाहिए या उसका कोई खास टेस्ट होता है कि जिससे पता चले कि ये ब्रोंकाइटिस है कि अस्थमा है? ज़रूर। अगर आपको अस्थमा है तो आपके जो डॉक्टर है वो आपको अस्थमा है कि नहीं है ये पता करने के लिए एक लंग फंक्शन टेस्ट या जिसको हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं वो करवाएंगे, जिससे कि पता चलेगा आपको अस्थमा है या नहीं है, या आपको उसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। अच्छा, छोटे बच्चों में जैसा कि आपने कहा, मैं फिर से उसको पक्का कर लेना चाहती हूँ कि जैसे छोटे बच्चे को किसी को ये बीमारी है सांस की और उसका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है, तो बड़े होने पर उसको वो पूरी तरह ठीक हो सकता है या फिर से संभावना रहती है कि उसको ये बीमारी घेर लेगी? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अस्थमा से प्रभावित है, स्पेशली आपके बचपन में, और अगर आप पूरी तरह से ट्रीटमेंट लेके उसे कंट्रोल में रखते हैं, तो जिसको हम लोग एडल्टहुड में प्रवेश करना बोलते हैं या 18 साल के बाद, तो उस वक्त अस्थमा निकल जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें अगर आप इसका सार निकालना चाहे तो यही है, अगर आप अस्थमा को कंट्रोल में रखते हैं तो आप बीमारी से बाहर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिस बच्चों को अगर ये हो जाता है। देखिए, ये बीमारी जो है ये पूरी तरह से कंट्रोलेबल है, ट्रीटेबल बीमारी है। इसका अगर आप सही इलाज करते हैं तो इस बीमारी के मौजूदगी में भी आप एक आम आदमी की तरह, जैसे कि आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, ट्रैवल पे जा सकते हैं, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, ठंडी चीजें खा सकते हैं। आप एक आम आदमी जो कर सकता है वो आप कर सकते हैं। तो लेकिन इसका इलाज, अगर ये आपको बीमारी है तो इसका सही इलाज जरूर करवाए। हाँ, इसको अवॉइड ना करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर स्वामी पवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी मेरे मन में जानने की इच्छा थी इस बीमारी के बारे में अपने श्रोताओं की तरफ से, उसका आपने पूरा समाधान किया और बहुत से जो लोगों को भ्रम होंगे इस बीमारी के बारे में वो भी दूर हो गए होंगे। आप यहाँ पे विविध भारती के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे श्रोताओं को वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का सेहतनामा और इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे थे श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वामी पवार से निम्मी मिश्रा की बातचीत का विषय था अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इस कार्यक्रम को आपके लिए संयोजित और प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने, और आज का सेहतनामा बस यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार। सेहतनामा।